हेलो फ्रेंड्स, गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम गद्दी गडेरिया रिजर्वेशन की बात करेंगे। तो फ्रेंड, गद्दी गडेरिया समाज के लिए आरक्षण क्यों ज़रूरी है, प्लस कौन सा आरक्षण ज़रूरी है, क्या सरकार ने हमें हमारी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग सही आरक्षण श्रेणी में रखा हुआ है या नहीं। तो फ्रेंड, ये वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए फ्रेंड मैं इसको कई टुकड़ों में बना रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जिससे कि आपको फ्रेंड समझ में आए। क्योंकि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मेरी वीडियोस काफ़ी बड़ी होती हैं, और फ्रेंड मेरी वीडियोस इसलिए बड़ी होती हैं क्योंकि मैं पूरी चीज़ एक एक चीज़ डिटेल में बताता हूँ आपको, जिससे कि किसी का कन्फ्यूजन ना रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक सार्वजनिक सूचना देना चाहता हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावना को आहत पहुँचाना नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य लोगों को सत्य से परिचित कराना है। इस वीडियो का उद्देश्य भूले भटके गद्दी गडेरिया समुदाय को सही मार्ग पर लाना है। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं आरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, भारत में आरक्षण की व्यवस्था सभी वर्गों को एक समान मुख्य धारा में लाने के लिए की गई थी। लोगों में जाति के आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, इसलिए लाई गई थी। कोई जातिहीन भावना महसूस कर भारत विरोधी ना बन जाए। जाति के आधार पर लोग सरकारी योजना व सरकारी विरोधी ना बन जाए। यानी कि अगर कोई योजना आ रही है तो उसका क्या करेंगे, अगर कोई बाहुल लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, तो वो उसका अपने ही लोगों को फ़ायदा देंगे। जो गरीब दबे कुछ लोग हैं, आज भी फ्रेंड यही होता है, गांव में जो योजनाएं आती हैं, भूमि से रिलेटेड योजनाएं जो आती हैं, गडेरिया समाज को उनका फ़ायदा मिल ही नहीं पाता। जो ओबीसी में पट्टा हुआ है, वैसे तो सरकार ने इनको ओबीसी में जो है, जो बड़ी बड़ी जातियां हैं, जैसे लोधे हो गए, लोधे हो गए, गुर्जर हो गए, जाट हो गए, यादव हो गए, तो ये अपनी अपनी बराबरी को फ़ायदा दे देते हैं। और जो गडरिया जैसी गरीब जाति है, वो और गरीब होती चली जाती है। इन जातियों के तो ओबीसी में फ़ायदा लेने से इन जातियों का तो भला हो जाता है, पर गडरिया बरादरी का नहीं होता। तो फ्रेंड, क्यों नहीं हो पाता, इसके लिए भी मैं आपको फ्रेंड डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशली। तो मैं वहाँ पर अभी टाइम थोड़ा कम मैं चाहता हूँ, हर वीडियो मेरी कम उसकी बने। तो फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। कोई विशेष जाति के लोग सभी जातियों पर राज ना करें, इसके लिए आरक्षण दिया गया था। तानाशाही सिस्टम भारत पर लागू ना हो। सभी जातियों और वर्ग समान रूप से भारत के विकास में भागीदारी हों। गरीब दबे कुचले को सुरक्षा मिल सके। यानी जैसे SC/ST एक्ट में क्या होता है, जो SC/ST में जो कास्ट आती है उनको कोई लोग परेशान ना करे, इसके लिए SC/ST एक्ट बनाया गया था। तो फ्रेंड, आप समझ गए होंगे कि आरक्षण के जो मुख्य जो उद्देश्य थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप भी फ्रेंड ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हो जब भी आप मोबाइल चला रहे हो, वरना आपके हाथ में स्मार्टफोन की जगह जो जर्नल फ़ोन होता है वो आपके हाथ में होता। तो फ्रेंड, आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि भेदभाव कहाँ हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। तो फ्रेंड, वो चीज़ मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये वीडियो आपको स्टार्ट किया है। कई लोगों ने बोला कि भाई गडरिया रेजिमेंट के ऊपर वीडियो बनाओ, तो फ्रेंड वो मैं बनाऊंगा उसके ऊपर वीडियो। मैंने एक लिंक भेजा था, अगर कुछ लोगों ने उस लिंक को खोल कर देखा होगा तो वो समझ रहे होंगे कि मेरे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है उस लिंक पर। तो फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। आरक्षण का मेन मोटिव समझ गए होंगे, मेन मोटिव क्या है, तो आप आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए कि ये हमारे कुछ जो हमें आरक्षण मिला हुआ है, तो ओबीसी के अलावा, या हम देखिए जनरल में तो आते नहीं हैं, तो हमें कहाँ कहाँ क्या क्या आरक्षण मिला है। यानी जो शेफर्ड कम्युनिटी है, गद्दी गडेरिया कम्युनिटी, इनको कहाँ कहाँ। तो फ्रेंड देखिए, DNT और NT। DNT का मतलब होता है डिनोटिफाइड नॉमैड ट्राइब। नॉमैड ट्राइब वो होते हैं जो घुमक्कड़ लोग होते हैं, जो घूमते रहते हैं, जैसे बंजारे हो गए, गडरिया हो गए। ये क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं। तो फ्रेंड, हम लोगों को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में DNT का रिजर्वेशन है। इस रिजर्वेशन से मिलने के बाद क्या हुआ है, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में बहुत से लोग गवर्नमेंट जॉब में लग गए हैं। बहुत से लोग जो गरीबी के कारण पढ़ नहीं पा रहे थे, वो अच्छी पढ़ाई करने लगे हैं। बहुत सी फ्री में पढ़ाई भी होने लगी है, बहुत ना के बराबर थी। और DNT के बेसिस पर वो कई सारी गवर्नमेंट जॉब में भी लग चुके हैं, बहुत फ़ायदा ले रहे हैं। और जो बेचारे बहुत गरीब, जिनके पास महाराष्ट्र में तो फ्रेंड 10% ऐसे धनगर लोग हैं जो कि गद्दी गडेरिया ही हैं, उनके पास फ्रेंड अपने खुद के रहने के घर नहीं है, वो घर ही नहीं है फ्रेंड। एक होता है कच्चे घर होना या झाड़ फूस के घर होना, उनके पास घर ही नहीं है। तो फ्रेंड, इतनी ख़राब स्थिति है, सरकार को तो इनको तुरंत ST में डाल देना चाहिए। तो फ्रेंड, अब देख लेते हैं OBC। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग पूरे भारत में जहाँ भी जिस भी नाम से हैं, अगर हम अपना सेंट्रल में अपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं तो हम सभी का OBC में बनेगा। और भारत के मैक्सिमम जो राज्य हैं, मतलब 95% जो राज्य हैं, सभी में क्या है, हमें OBC का आरक्षण मिला हुआ है।
SC का आरक्षण हमें कहीं पर नहीं मिला हुआ फ्रेंड। उसके बाद ST का आरक्षण देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ST का आरक्षण हमें हिमाचल प्रदेश में मिला है, और हिमाचल प्रदेश में भी किनको, जो गद्दी लोग हैं उनको, और गद्दियों को भी किनको, जो चंबा, भरमौर, लाहौल, सिप्पी इन क्षेत्रों में रह रहे हैं। ठीक है, यानी कि लिमिटेड कुछ गिनी चुनी जगह के ही लोगों को ये आरक्षण मिला हुआ है ST का। ठीक है, अगर कोई शिमला में कोई गद्दी रह रहा है तो उसको आरक्षण नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में गद्दी और बकरवाल जो हैं दोनों को ST का आरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड में भोटिया लोगों को ST का आरक्षण मिला हुआ है, गडरिया लोगों को नहीं मिला। ये भोटिया जो है गडरिया की एक उपजाति है, जिनको हम बौद्ध गडरिया भी बोल देते हैं, यानी कि जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को फॉलो किया था, और ये बहुत साल पहले, 1000-2000 साल पहले ये तिब्बत की तरफ चले गए थे, तिब्बत से इंडिया में आए थे। ठीक है फ्रेंड, तो ये भोटिया है, इनको वहाँ की लैंग्वेज में, उत्तराखंड की लैंग्वेज में उनको जाट भी बोल दिया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड गुजरात। तो गुजरात में जो गिर क्षेत्र है, गिर जंगल जो क्षेत्र है, उसमें रबारी और भाड़वाड़ लोगों को ST का आरक्षण मिला हुआ है, खाली गिर फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को। बाकी ये जाति जो है भाड़वाड़ और रबारी, ये गुजरात में OBC में आती है। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड कर्नाटक में। तो कर्नाटक में फ्रेंड जो नीलगिरी वाला क्षेत्र है, और कुछ लिमिटेड 2-3 जगह और हैं, वहाँ पर जो आपकी कुरुबा जाति की जो उपजातियाँ हैं, वो जैसे काडू कुरुबा है, ठीक है, गोडा कुरुबा है, ठीक है, और संचारी कुरुबा है, तो इनको ST का आरक्षण मिला हुआ है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हमें पूरे हिंदुस्तान में, और फ्रेंड अगर मैं ये बोलूँ कि सबको, अगर हम टोटल पूरे भारत के पॉपुलेशन का देखें, तो टोटल भारत की जितनी पॉपुलेशन मिलेगी, तो उस टोटल 100% पॉपुलेशन में 95% जो हमें आरक्षण है फ्रेंड, वो OBC में मिला हुआ है। 95 भी क्या, अगर आप फ्रेंड ओवरऑल सारा कुछ देखें तो ये 96-97 के आसपास बैठेगा, और बाकी जो 3% बचा वो हम फ्रेंड या तो DNT में है या ST में है। ठीक है, तो फ्रेंड मैं आपको एक कैटेगराइज और बताना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में भी हम OBC में हैं, और मध्य प्रदेश में भी OBC में हैं, लेकिन OBC के अंदर इनको एक स्पेशल कोटा दिया हुआ है DNT का। ठीक है, डिनोटिफाइड ट्राइब या नोमैड ट्राइब का। तो फ्रेंड ये इस तरीके से मैं भी इसको समझने में भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा फ्रेंड टाइम कम है। तो मैं एक बार आपको फिर ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम 95% जो लोग हैं वो लोग क्या है फ्रेंड, हम OBC में हैं, और 3% हम ST में हैं। उसके बाद फ्रेंड हम देखते हैं कि DNT और NT क्या है। तो OBC के अंदर एक स्पेशल कैटेगरी दे दी गई है, DNT और NT। ठीक है, तो इसमें 2% का रिजर्वेशन मिलता है जो गडरिया लोग हैं उनको। तो फ्रेंड देख लेते हैं सोशल स्टेटस ऑफ गद्दी गडेरिया कम्युनिटी। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारी आज की स्थिति है उसमें क्या है फ्रेंड, देखिए 30% जो हम गद्दी गडेरिया समाज के लोग हैं, वो 40 वर्ग से भी कम के मकान में रहते हैं। यानी कि 40 वर्ग मीटर, ये लगा लीजिए फ्रेंड कि 40 वर्ग मीटर का मोटा मोटा ये हो गया कि 4 मीटर तो मकान की चौड़ाई, ठीक है, 4 मीटर का मतलब चौड़ाई, और 10 मीटर गहराई। ठीक है, 10 मीटर गहराई का मतलब क्या हो गया, लमसम 30 फीट तो गहराई हो गई प्लॉट की, और 12 फीट चौड़ाई। तो इतने कम छोटे छोटे मकानों में हम फ्रेंड रह रहे हैं। ठीक है, उसमें से अगर आप अपने चौतरा वगैरह बाहर निकाल देंगे या चौपाल बाहर निकाल देंगे तो फ्रेंड ये 40 मीटर से भी कम का रह जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, हम इतने गरीब हैं कि हम फ्रेंड 40 गज के मकान में हम उसे फ्रेंड 1 मंजिल बना लेते हैं, 2 मंजिल बनाते हैं, और उसमें 4 भाई जो हैं वो रह रहे हैं। इतनी ख़राब स्थिति है। अगर आप फ्रेंड दिल्ली में जाके देखेंगे, दिल्ली में मैंने कई गाँव में विज़िट किया हुआ है, तो मैंने वहाँ देखा है कि बहुत से लोग हैं जो जहांगीरपुरी वगैरह में रह रहे हैं। तो फ्रेंड वहाँ पर अपनी बरादरी के लोग 20-20 गज के मकान में रह रहे हैं फ्रेंड। 20 गज समझ रहे हो आप फ्रेंड, कितना छोटा मकान हो गया। और फ्रेंड उसमें भी अगर 4 भाई हैं तो एक भाई ने 1 मंजिल पे बना रह रहा है, दूसरा दूसरी मंजिल पे, तीसरा तीसरी मंजिल पे, चौथा चौथी मंजिल पर। तो काफ़ी फ्रेंड हमारी दयनीय स्थिति है। उसके फ्रेंड क्या है, 70% जो लोग हमारे लोग हैं वो गरीबी के कारण 10वीं से ज़्यादा आगे की पढ़ाई कर ही नहीं पाते, उनके पास पैसा ही नहीं होता। कुछ बच्चे भी थोड़े पढ़ाई से जी चुराते हैं, कुछ वो भी रीज़न हो सकता है, लेकिन फ्रेंड गरीबी के कारण 70% लोग हमारे 10वीं के बाद की पढ़ाई कर नहीं पाते, या 10वीं से पहले ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या है फ्रेंड, महाराष्ट्र में 30% लोगों के पास अपने रहने के लिए पक्के मकान नहीं है। पक्के मकान का फ्रेंड मतलब क्या है, सीमेंट और ब्रिक्स के बने हुए। वहाँ आज भी बहुत से लोग क्या है, छप्पर की छतों में रह रहे हैं। ठीक है, भेड़ भी वो अपने साथ रखते हैं फ्रेंड। अगर किसी ने गलती से आग लगा दी उसमें तो उनकी पूरी भेड़ छप्पर जल जाएगी। अभी हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे हुआ था फ्रेंड, किसी गद्दी गडेरिया भाई के मकान में आग लग गई थी और वो 4-5 घर भी आसपास के झुलस गए थे।
उसके बाद फ्रेंड क्या है, महाराष्ट्र में 10% लोगों पर अपने खुद के मकान नहीं है, यानी कि उनके पास मकान ही नहीं है फ्रेंड, मतलब घूमते रहते हैं वो, आज यहाँ पर अपने टेंट लगा लिया, आज वहाँ अपना टेंट लगा लिया, तो ये लगा लिया फ्रेंड, हमारी कितनी ख़राब स्थिति है। उसके बाद फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। देखिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आरक्षण, तो देखिए फ्रेंड इन राज्यों में गद्दी गडेरियाओं के साथ कुछ हद तक इंसाफ हुआ है फ्रेंड, कुछ हद तक इंसाफ हुआ है। वैसे तो इन दोनों राज्यों में इनको एसटी का रिजर्वेशन देना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। चलो हम बोलते हैं कि कुछ ना से तो कुछ बेहतर है, तो इनको फ्रेंड महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में डीएनटी एनटी का आरक्षण मिल गया है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर डीएनटी और एसटी का आरक्षण लेकर धनगर गडेरिया बरादरी के युवा शिक्षा से लेकर अच्छी नौकरी पा रहे हैं, यानी कि अच्छी शिक्षा भी पा रहे हैं और अच्छी शिक्षा मिलने के बाद फ्रेंड क्या है, नौकरी भी अच्छी पा रहे हैं। बहुत से लोग क्या महाराष्ट्र पुलिस में लग गए हैं, बहुत से लोग अच्छे पढ़ाई की उससे फ्रेंड उनकी फ़ीस ना के बराबर है। बहुत सी जगह तो क्या है कि फ़ीस है ही नहीं उनकी, फ्री है, आराम से उनके माँ बाप बोलते हैं फ्री में पढ़ने को मिलता है, जा पढ़ने, ठीक है। जो बेचारे माँ बाप जिनके बहुत गरीब हैं, बहुत कमज़ोर हैं, लाचार हैं फ्रेंड, तो उनके लिए फ्रेंड काफ़ी फ़ायदा हुआ है, ठीक है। कुछ ना मिलने से तो फ्रेंड कुछ तो सही है, ठीक है। कई युवाओं की सरकारी नौकरी में डीएनटी एनटी आरक्षण के कारण लगी है, क्योंकि सरकारी नौकरी इनको रिजर्वेशन था कि डीएनटी के लोग भी भर्ती किए जाएंगे, तो फ्रेंड उसमें कई लोगों की सरकारी नौकरी लग चुकी है, जैसे टीचर वगैरह बहुत लोग लग चुके हैं, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद देखिए कई युवा पुलिस में, प्रशासनिक सेवा, चिकित्सा नौकरी में भी डीएनटी एनटी के आरक्षण से लगे हैं। तो फ्रेंड देखिए कुछ ना मिलने से तो कुछ बेटर है, तो एनटी और डीएनटी का रिजर्वेशन हमें एटलीस्ट हर भारत के राज्यों में मिलना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड एससी वर्सेस एसटी वर्सेस डीएनटी रिजर्वेशन का हम एडवांटेज देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए मैंने रिजर्वेशन की कैटेगरी डाली हुई है, जैसे एससी, एसटी और डीएनटी। तो फ्रेंड अगर देखिए हम एजुकेशन देखें तो ऐसे लोगों को रिलैक्स मिलता है इसमें एजुकेशन में, यानी कि उनकी फ़ीस माफ़ी हो जाती है और बहुत कम, ना के बराबर होती है। फॉर्म भरते हैं तो ना के बराबर बहुत कम। उसी तरीके से एसटी में भी फ़ायदा है और डीएनटी में भी फ़ायदा है। गवर्नमेंट जॉब में भी फ्रेंड एससी में भी फ़ायदा है, एसटी में भी फ़ायदा है, डीएनटी में भी फ़ायदा है। फिर लीज एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि जो पट्टे पर भूमि मिलती है उसमें फ्रेंड एससी को भी फ़ायदा है, एसटी को भी फ़ायदा है और डीएनटी लोगों को भी फ़ायदा है। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड शहरों में जो लोग रहते हैं उनको गवर्नमेंट जो स्कीम होती है प्लॉट की या मकान की, उसमें फ्रेंड एससी को भी फ़ायदा मिलता है, एसटी को भी फ़ायदा मिलता है और डीएनटी लोगों को भी फ़ायदा मिलता है। अब राशन कोटा देख लेते हैं फ्रेंड। राशन कोटा क्या होता है कि जैसे कोई अपना राशन की शॉप खोलना चाह रहा है या बहुत से लोग को एससी या एसटी का है तो उसको ज़्यादा राशन मिलता है, यानी कि ज़्यादा अनाज मिल गया, ज़्यादा गेहूँ मिल गया और ज़्यादा चावल मिल गया, ज़्यादा चीनी मिल गई, ठीक है। तो उसमें भी फ्रेंड एससी का भी वो फ़ायदा है, एसटी को भी फ़ायदा और डीएनटी को भी फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन ये फ्रेंड डिपेंड करता है डीएनटी और एनटी के लिए कि उनकी स्टेट गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है। बहुत सी जगह होता है कि स्टेट के गवर्नमेंट के हाथ में होता है, चलो भाई डीएनटी लोग हैं, इनका वोट भी लेना है हमें, तो भाई इनको अच्छी स्कीम में फ़ायदा दे दो। तो ये सरकार के हाथ में होता है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है फ्रेंड, हर सरकार लालची है, आरक्षण जो का फ़ायदा वो उठाना चाहते हैं कि कैसे आरक्षण से हमें फ़ायदा उठाना है, कैसे अपनी पार्टी को जिताना है, कैसे मुझे नेता ना हूँ तो मुझे किस तरीके से जीतना है, तो इससे फ़ायदा हो जाता है। तो फ्रेंड अदर गवर्नमेंट स्कीम में भी क्या होता है फ्रेंड, तो एससी को भी फ़ायदा मिलता है, एसटी को भी मिलता है, डीएनटी को भी फ़ायदा मिलता है, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो फ्रेंड एससी और एसटी पर तो कोई फ़ायदा नहीं पड़ता, लेकिन डीएनटी पर कुछ हद तक प्रभाव पड़ सकता है। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड प्रोटेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्शन में क्या होता है कि अगर कोई किसी को भगा रहा है, गांव से बाहर भगा दिया, उसको प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो उसमें एससी लोगों को भी फ़ायदा है, एसटी को भी फ़ायदा है और डीएनटी और एनटी लोगों को भी कुछ हद तक फ्रेंड ना के बराबर फ़ायदा है, लेकिन कुछ हद तक फ़ायदा है। इनकी रिपोर्ट वगैरह लिखी जाती है और जब रिपोर्ट एक बार किसी की लिख जाती है तो फ्रेंड गवर्नमेंट भी सतर्क हो जाती है, क्योंकि जो पुलिस अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस हैं, उनको भी जवाब देना पड़ता है ऊपर। तो फ्रेंड इसमें सबसे पावरफुल जो हथियार है वो SC/ST एक्ट है, जो कि सिर्फ एससी और एसटी लोगों को मिलता है। लेकिन फ्रेंड अगर हम लोगों को एनटी का डीएनटी का फ़ायदा मिल जाए तो फ्रेंड हम इससे क्या कर सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं, इसको एक्सपेंड करा सकते हैं, हम भी अपने लिए एनटी डीएनटी एक्ट भी लागू करा सकते हैं सरकार से। फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड देख लेते हैं SC/ST डीएनटी का पॉलिटिक्स में क्या फ़ायदा है। तो फ्रेंड देखिए जो SC/ST में जो होती हैं वो MP जो MLA होते हैं, विधायक की सीट रिजर्व होती हैं, यानी कि SC के लिए सुरक्षित होती हैं, और जहाँ पे ST जातियाँ हैं वहाँ पर SC के लिए रिजर्व होती हैं। लेकिन DNT और NT के लिए फ्रेंड अभी तक कहीं पर भी रिजर्व सीट नहीं है।
उसी तरीके से एमएलसी के लिए यानी कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है यानी कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो भी एससी के लिए रिजर्व हैं, एसटी के लिए रिजर्व है, लेकिन डीएनटी और एनटी के लिए रिजर्व नहीं है। उसी तरीके से एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उसके लिए एससी की सीट रिजर्व होती हैं, एसटी की सीट रिजर्व होती है, लेकिन डीएनटी एनटी की सीट रिजर्व नहीं होती। तो फ्रेंड इससे आप एक पहलू समझेंगे कि क्या पहलू है कि हमारे लोग जो हैं, जो नेता वेता हैं, वो ज़बरदस्ती क्यों बोलते हैं कि भाई हम लेके तो रहेंगे एसटी आरक्षण, लेके तो रहेंगे एससी आरक्षण, ठीक है। उनको डिमांड अपनी रखनी चाहिए। तो फ्रेंड अगर वो डिमांड रख रहे तो अपना अपना फ़ायदा ना देखें, वो ये देखें कि हमारे लोगों को भी फ़ायदा हो, क्योंकि अगर उनके लोगों को फ़ायदा होगा तो जब उनके नेताओं को फ़ायदा होगा, जब उनके नेताओं को फ़ायदा होगा तो एमपी एमएलए वो बनेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर आगे। तो देखिए राजनेताओं की जिद एससी एसटी आरक्षण। देखिए राजनेताओं की क्या जिद है, वो हर स्टेट में एससी का सपोर्ट करते हैं कि हमें एससी में डाल दो और हमें एसटी में डाल दो। फ्रेंड मैं इन लोगों से बोलना चाहता हूँ, आप डीएनटी या एनटी में क्यों नहीं आना चाहते, ठीक है। आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने एमपी एमएलए बनने के लिए आप क्या करते हो, समाज की बलि चढ़ा रहे हो। अरे तुम तो नेता हो, तुम्हें तो कोई एक आध नेता कोई बचा लेगा जिसके तुम तलवे चाट रहे हो, लेकिन उनके बारे में सोचो जिस गरीब को बेचारे को मार पीट के मार डाला जाता है, लड़कियों के साथ बहुत गलत व्यवहार होता है, बच्चों के साथ बहुत गलत व्यवहार होता है, स्कूल में, संस्थाओं में, गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है। सेफ्टी के नाम पर पुलिस वाले रिपोर्ट तक नहीं लिखते हैं लोगों की, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि एनटी या डीएनटी के लिए आप लोग सभी युवा जितने भी हिंदुस्तान में हैं वो एक आवाज़ उठाएं, मुहिम चलाएं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड राजनेताओं को लगता है कि एससी एसटी आरक्षण मिल जाए ताकि वे एमपी एमएलए एमएलसी बन जाएं। तो फ्रेंड डीएनटी और एनटी में तो ये नहीं बन पाएंगे, तो फ्रेंड ज़बरदस्ती बोलते हैं कि लेकर रहेंगे तो एसटी आरक्षण, वरना नहीं लेंगे, आरक्षण ही नहीं लेंगे, ओबीसी में ही पड़े रहो, ठीक है फ्रेंड। तो एससी एसटी के लोग अपना आरक्षण कम नहीं होने देना चाहते, उनका विरोध के कारण हमें आरक्षण नहीं मिल पाता। फ्रेंड देखिए हरियाणा में बात चली थी कि एससी में डाल दो इनको, तो वहाँ पे एससी एसटी के जो लोग हैं उन्होंने विरोध कर दिया। सरकार में क्या होता है कि फ्रेंड एमपी एमएलए एमएलसी 20% रिजर्व होते हैं, ठीक है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पूरा हिंदुस्तान हो। तो फ्रेंड ये लोग एक सरकार को बनाए रखने में क्या होता है, अगर फ्रेंड बीजेपी की सरकार है और उसमें बीजेपी से जीतकर बहुत सारे एससी या एसटी के लोग विधायक सांसद बन गए, तो फ्रेंड अगर गडरिया जाति को इसमें डाल दिया या किसी नई जाति को इसमें डाल दे तो ये लोग क्या करेंगे, बीजेपी से तुरंत इस्तीफा देंगे, कांग्रेस में चले जाएंगे, जिससे कि क्या होता है कि बीजेपी वालों की जो ढाल होती है वो कमज़ोर हो जाएगी, इनकी पार्टी गिर जाएगी, मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड, वो कहीं ना कहीं एससी एसटी लोगों के आगे झुके हुए हैं, जिस कारण से हमें गद्दी गडेरिया लोगों को एससी का रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा। फ्रेंड मैं आपको बताऊं हरियाणा में तो इतनी ख़राब कंडीशन है फ्रेंड, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड बहुत ख़राब स्थिति है हरियाणा की तरफ, ठीक है। मैं फ्रेंड पूरे हरियाणा की बात नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ पर फ्रेंड जहाँ हमारी बिरादरी है ठीक ठाक है, अम्बाला में हमारी बिरादरी ठीक ठाक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा है, कुरुक्षेत्र में है, उसके अलावा फ्रेंड आपकी यमुनानगर में है, सोनीपत में है, फरीदाबाद में है, गुड़गांव में, मैं इन जगह की बात नहीं कर रहा फ्रेंड। इसके अलावा जितने भी ज़िले बचे इतनी ख़राब कंडीशन है फ्रेंड, कई लोगों को तो गांव से भगा दिया, पूरा गांव ही खाली करा दिया गडरियाओं से, एक भी गडरिया नहीं है। कहाँ वहाँ पहले 50-50, 60-60 लोग थे। एक जगह की बात है फ्रेंड, कहीं पर उनको कोटे से, ओबीसी कोटे से उनको जो गरीब लोग थे उनको ज़मीन मिली थी, तो गडरियाओं को फ्रेंड गांव से ही भगा दिया, गांव से भगा दिया, तो फ्रेंड वो अपनी ज़मीन पर तक खेती नहीं कर पाए और कई लोग इसमें मारे गए थे। ये फ्रेंड आप इंटरनेट पर भी, गूगल पर भी सर्च करके लिख सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमें अपनी, पहले तो हम ही जिंदा रहें, जब भी हमारी जाति जिंदा रहेगी। अगर गडरिया समाज के लोग ही जिंदा नहीं रहेंगे तो जाति भी विलुप्त हो जाएगी। और फ्रेंड देख लेते हैं रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन। तो फ्रेंड देख लीजिए एक तो होता है फ्रेंड कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, जैसे एससी एसटी ओबीसी जनरल, उसी तरीके से कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जिसको हम माइनॉरिटी कोटा बोलते हैं कि माइनॉरिटी में आते हैं लोग। तो फ्रेंड देखिए जैन जो होते हैं, जैन लोग, ये जैन धर्म से रिलेटेड होते हैं। जैन धर्म को लमसम फ्रेंड सन 2006 में इनको अलग धर्म माना गया और इनको माइनॉरिटी का कोटा मिलने लगा, ठीक है फ्रेंड। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, माइनॉरिटी जैन जो लोग होते हैं ये 99.99% तो आपके बनिया ही होते हैं। बनिया जो आपके वैश्य होते हैं सर, गुप्ता गोयल ये सब जो हैं, और गुप्ता गोयल की और जैनों की आपस में शादी भी हो जाती है। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड बौद्ध। तो बौद्ध धर्म के लोग जो हैं ज़्यादातर एससी एसटी लोग हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिश्चियन लोग हैं, तो क्रिश्चियन ओबीसी में भी आते हैं, एससी में भी आते हैं और एसटी में भी आते हैं। अगर आप नागालैंड साइड जाएंगे तो वहाँ पर जो क्रिश्चियन लोग हैं वो एसटी हैं। अगर आप फ्रेंड कुछ उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो जो कुछ क्रिश्चियन लोग हैं वो एससी भी हैं, जिन्होंने धर्म कन्वर्ट कर लिया था। और बहुत से क्रिश्चियन जो है फ्रेंड ओबीसी में आते हैं, बहुत से
उसमें आते हैं। तो फ्रेंड अगर कहीं पर माइनॉरिटी का कोटा होता है तो माइनॉरिटी के कोई गवर्नमेंट जॉब निकली उसमें माइनॉरिटी के कोटे से भी इनको रिजर्वेशन मिल जाता है, और ओबीसी एससी के भी कोटे से इनको जॉब पक्की हो जाती है। उसी तरीके से मुस्लिम लोग हैं, सिख लोग जनरल में भी आते हैं, ओबीसी में भी, एससी में भी। ठीक है, एससी में फ्रेंड वो लोग आते हैं जो रामदसिया सिख होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए इसमें क्या होता है, बहुत सारी ऐसी सीटें होती हैं जो आपके फ्रेंड माइनॉरिटी के लिए रिजर्व होती हैं। ठीक है, जो माइनॉरिटी के लिए रिजर्व होती हैं फ्रेंड, तो उनके लिए क्या होता है, तो माइनॉरिटी के लिए जो सीट रिजर्व होती हैं उसमें क्या होता है फ्रेंड कि इनको अलग से सरकार को कुछ फ़ायदा पहुंचाने के लिए क्या होती है, जैसे इनको राज्यसभा में कुछ सीटें मिलती हैं माइनॉरिटी के लिए। उसके बाद क्या है फ्रेंड, इनको कुछ सीटें मिलती हैं वेरियस स्कीम्स के लिए। कुछ इनको ज़मीन जायदाद भी इनको फ्रेंड माइनॉरिटी कोटे के लिए मिल जाती हैं फ्रेंड इनको। उसके बाद क्या है फ्रेंड, कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उसमें भी इनको फ्रेंड क्या होता है, फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूट है, उनमें क्या होता है फ्रेंड, माइनॉरिटी लोगों को फ्री में पढ़ाई होती है, बहुत कम फीस पर, उनको और लोगों से कम फीस पर पढ़ाई होती है, और यह उनके पास पावर होती है कि ये कहीं भी अपने टीचरों को उसमें भर्ती कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड कुछ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहले कुछ लोग एससी थे, फिर एसटी हो गए, और जनरल में भी वो गिने जाते हैं। तो उसका उदाहरण है फ्रेंड, जो गद्दी समुदाय है उसको 1995 से पहले एससी में थे ये लोग। बाद में सिफारिश की गई कि इस समुदाय को एसटी में डाला जाए, तो वर्ष 1995 के बाद गद्दी समुदाय को एसटी में डाल दिया गया। उसके बाद फ्रेंड हम देखते हैं, आज गद्दी समुदाय के सभी लोग एसटी आरक्षण के कारण सरकारी नौकरी, विधानसभा, लोकसभा में है, और सरकार की तरफ से तमाम योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड, कुछ नोट देख लेते हैं। देखिए, परंतु जो लोग चंबा, भरमौर, लाहौल स्पीति आदि क्षेत्र को 3 या 4 या 5 जनरेशन पहले नौकरी की तलाश में छोड़ चुके थे, उन्हें सरकार जनरल श्रेणी में रखती है, क्योंकि चंबा, भरमौर, लाहौल स्पीति से निकले लोग अपने को गडरिया की बजाय राजपूत बताते थे। ठीक है, तो इनको फ्रेंड क्या हुआ, सरकार ने राजपूत बता रहे थे तो इनको ओबीसी में भी ना डाल करके इनको जनरल में डाल दिया। अगर उस टाइम में बोलते थे कि हम गडरिया लोग हैं, ठीक है, तो फ्रेंड इनको सरकार ओबीसी में डाल देती है, और ओबीसी में इनको फ्रेंड बहुत फ़ायदा होता है हिमाचल प्रदेश में। कुछ गद्दी भाइयों को अब एसटी के जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे हैं, बल्कि सामान्य जाति के प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। तो ये फ्रेंड काफ़ी नुकसान है। उसके बाद फ्रेंड देख लेते हैं आगे। तो फ्रेंड मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस ये देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, इम्पोर्टेंट नोटिस में यह है कि जितने भी लोग हैं फ्रेंड वो डीएनटी और एनटी की मांग करें। अगर आप डीएनटी या एनटी में आ जाते हैं तो फ्रेंड आपके को आगे आने के लिए रास्ते खुल जाते हैं एसटी का आरक्षण लेने के लिए। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड।